नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी कार्यशाला की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए कार्यशाला की शुरुआत की है और इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। और देखिए, खास बात ये रही है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आए। तो दूसरी खबर है, बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई है। और तीसरी खबर में बात होगी, जम्मू कश्मीर में बीते दिनों से भारी बारिश की, जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। कई जिलों में लोग और व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल बेहाल है। दक्षिण और मध्य कश्मीर में हाल में ही देखिए, बारिश के बाद किस तरह से वुलर झील, झेलम नदी में जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। और अगली खबर यानी चौथी खबर है, खेल जगत से जुड़ी हुई। बिहार के राजगीर में एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारतीय हॉकी टीम ने 5 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर जो है वो सभी की बनी रहेगी और विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बात बीजेपी की कार्यशाला की। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए कार्यशाला शुरू की है और देखिए, इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और खास बात ये रही है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आए हैं। देखिए, सांसदों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया और उन्हें जीएसटी सुधारों के लिए बधाई दी है। संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियम कायदे और सदन में समय प्रबंधन जैसे विषयों पर सांसदों का प्रशिक्षण जो है वो उनको दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर के फैसले को चुनौती दी है और इसको लेकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की कार्यशाला फिलहाल चली हुई है और आज इसका समापन होगा, 3:30 बजे का ये समय है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए कार्यशाला शुरू की थी और इस कार्यशाला में पीएम मोदी भी शामिल हुए और खास बात ये रही कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आए। तो सांसदों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया और उन्हें जीएसटी सुधारों के लिए बधाई भी दी है। तो संसद सत्र की तैयारी और संसदीय नियम कायदे और सदन में समय प्रबंधन जैसे विषयों पर भी सांसदों को प्रशिक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पूरी वर्कशॉप में हमने देखा किरण किस तरह से जो सांसद हैं उन्हें यहाँ पर समझाया गया। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इनसे ही हम देखते हैं कि एक बड़े जो दिशा है वो दिखाई देती है और अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो संसद भी सुचारू रूप से चल पाती है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले 2 दिवसीय ये कार्यशाला जो कि संसद परिसर के अंदर में और ऐसे में तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखिए कि कल प्रधानमंत्री को जो है सम्मानित भी किया गया जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के। जिस तरह से जीएसटी में जो कटौती की गई है और सिर्फ अब 2 स्लैब जो है वो रख दिया गया है, 5% और 18%। अब ऐसे में देखिए कि ये बहुत बड़े सुधार की बात कही जा रही है और इसी को लेकर के एक तरह से देखिए ये विपक्षी दलों को जो है संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि ये कितना बड़ा सुधार है और जब सुधार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है तो हम उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। और इस बीच में देखिए वो पल भी देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री जो है आखिरी कतार में बैठे हुए थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे। वो उनकी एक सिंप्लिसिटी जो है इससे नजर आती है और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, उनका मनोबल भी उत्साहित होता है कि खास के बीच में ना बैठ करके आम के बीच में आपका जो प्रधान है वो बैठ रहा है। और ऐसे में बहुत बड़ा ये मैसेज जो है वो जाता है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। और यही प्रधानमंत्री की अपनी एक खासियत है और हर बार वो अपने आप को जो है वो कनेक्ट भी लोगों से कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं से भी कर पाते हैं। और ऐसे हमने कई बार तस्वीर भी देखी है कि किस तरह से पत्रकारों से भी उन्होंने जो है संवाद को स्थापित किया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी सम्मानित किए जाते हैं, उनको भरपूर प्यार भी मिलता है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बताते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई है। इनमें राजनीतिक दलों की याचिकाएं
याचिकाएं भी शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ चुनाव आयोग के उस नोट पर राष्ट्रीय जनता दल, AIMIM जैसे राजनीतिक दलों और अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार करेगी, जिसमें आयोग ने दलील दी है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.5% से SIR प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल किए थे। तो देखिए यहाँ पर कि किस तरह से SIR को लेकर के जो है अब तमाम जो है व्यवस्थाएं वो की जा रही है, और ऐसे में जस्टिस देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन याचिकाओं पर सुनवाई जो है किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे जो सुनवाई है वो करने वाला है, और 24 जून को देखिए चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का जो लगातार हमने देखा है किस तरह से उस पर जो है एक चुनावी मुद्दा वो पूरी तरह से बना है। वोट अधिकारी यात्रा जो है उसकी भी शुरुआत विपक्षी दलों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो है वो की गई थी। अब ऐसे में देखिए बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाएं कई सारी दायर की गई हैं, उस पर जो है वो सुनवाई होगी। इनमें देखिए राजनीतिक दलों की याचिकाएं जो है वो भी सम्मिलित हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ चुनाव आयोग के उस नोट पर राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही देखिए AIMIM जैसे राजनीतिक दलों और उनकी याचिकाओं पर जो है वो जवाब पर विचार करेगी, जिसमें आयोग ने दलील दी है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल तकरीबन 7.24 करोड़ मतदाताओं में 99.5% ने SIR प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता दस्तावेज दाखिल किए थे। जो बचे हैं उन्होंने दस्तावेज दाखिल नहीं किया, और कई लोग तो वहां पर है भी नहीं मौजूद, जो हो सकता है वहां से पलायन करके किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं, यानी कि वो अपने जो जगह है, एड्रेस है, वहां पर वो मिले भी नहीं है। ऐसे तमाम चीज़ें रही हैं जिसमें कई सारे जो है पहले वोट में उनको अधिकार था, पहले उनका नाम सम्मिलित था, लेकिन अब उनका नाम जो है वहां से हट गया है। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। झेलम नदी और वुलर झील अलर्ट के करीब है, तो सोपोर में परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश से नॉर्थ कश्मीर में बाढ़ का एक खतरा बना हुआ है। तो देखिए सोपोर में लगातार जो है बारिश का दौर, ये जम्मू कश्मीर झेलम नदी किस तरह से यहाँ का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, और देखिए वुलर झील भी अलर्ट मोड पर है। वहाँ आसपास जाने से लोगों को अभी फिलहाल जो है रुका गया है, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं हो। और देखिए कि सोपोर में परिवारों को हस्तांतरित यानी कि वहाँ से हटाने का कार्य भी जो है वो किया जा रहा है। बारिश से खतरा जो है वो बढ़ गया है बाढ़ का, और ऐसे में नॉर्थ कश्मीर में बाढ़ का खतरा अभी बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर खान से। नासिर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही 11 सितंबर तक हल्की बारिशें जो है फिर से हमें देखने को मिलेगी। वही बारिशें हमें कल से लगातार कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो है देखने को, चाहे श्रीनगर की बात करें, दक्षिणी कश्मीर की बात करें, या उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे भी कल से जो है बारिशें लगातार जारी है। और इस वक्त अगर देखा जाएगा नॉर्थ कश्मीर में जो वुलर लेक है या जहलीम की नदी है, उसका जो लेवल है वो अलर्ट मार्क पे जो है पहुंचा हुआ है। और वहां से जितने भी एरियाज है जो वुलर या जितने जहलीम के करीब रहने वाले लोग हैं, उनको जो है कल ही रिलोकेट किया गया और सेफर लोकेशंस पे उनको जो है मूव किया गया। हमने देखा कि लगातार पहले दक्षिणी कश्मीर में हमने पहले कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में जो है सैलाब की सूरत हाल देखी, उसके बाद हमने कश्मीर सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर के साथ साथ पामपुर के इलाके में देखी, और वही पानी जो है वही लेवल जो है बुलर पहुंची, और उसके साथ साथ जो जहलीम है वहां पे भी वो लेवल हमें पहुंचे। तो इससे साफ लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो है 1 या 2 दिनों में वही तस्वीरें जो हमें नॉर्थ कश्मीर के कई सारे ऐसे इलाकों में देखने को मिलेगी। चाहे हम बांडीपोरा की बात करें, सोपोर की बात करें या बारामूला की बात करें, तो कई सारे ऐसे इलाके जो जहलीम या बुलर के किनारे जो एरियाज है, वहां पे भी वही तस्वीरें हमें देखने को मिली जो तस्वीरें हमें पामपुर के इलाके में देखने को मिली, या दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग या पुलवामा के इलाके में देखने को मिली। हमने लगातार देखा पिछले कई दिनों से साउथ कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी तेज बारिशें हुई, और वही कारण है। बिल्कुल नासिर, सोपोर से भी लोगों को जो है हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, यानी कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है? लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वो क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं? व्यवस्था पूरी तरह से सही है, दुरुस्त है?
है या किसी चीज़ की आवश्यकता है? क्योंकि हम लगातार जैसे दिल्ली की भी खबर दिखा रहे थे, वहाँ पर भी लोगों से हमने बातचीत की, कुछ कमियां रही तो वो सरकार तक बातें जो है वो पहुंची भी हैं इंडिया डेली के माध्यम से। ऐसे में सोपोर में भी जो वहाँ से हटाया गया, उनका रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया, व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए बिल्कुल व्यवस्थाएं जो है, हम पहले साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक बात करें, वहां पे लोग जो है ना खुश दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा कि जब हमें बाढ़ आई तो हमें 24 घंटे जो है कुछ लोगों को नेशनल हाईवे पे भी सिमट करने पड़े, क्योंकि सरकार की तरफ से जो नेशनल काउंसिल की सरकार है उनकी तरफ से ना कोई एमएलए वहां पे पहुंचा, ना चीफ मिनिस्टर पहुंचे थे, या ना कोई व्यवस्था उनके पास पहुंची थी। लेकिन जब हमारी हमने वहां से रिपोर्ट किया तो उसी शाम जो है चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ जिला परिषद के तमाम तर लोग जो है वहां पर मुझे वही हाल जो है आज सोपोर का है। कुछ लोगों का कहना है कि आज हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास जो है रिलोकेशन के लिए कोई अच्छी जगह रखी नहीं है, या खाने पीने की व्यवस्था जो है वहाँ पे नहीं है। लेकिन कल देर रात हमने देखा कि वहाँ पे जब एमएलए है उसके साथ साथ डीसी शोपुर जो है वो भी वहाँ पे पहुंचे और जी सेफ जगह नासिर, अभी फिलहाल जो लोग यहाँ पर प्रभावित हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है? कुछ लोगों को जो है स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, और कुछ लोगों को जो है कम्युनिटी हॉल जो बना है सरकार की तरफ से वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, और वहां पे तमाम तर जो अरेंजमेंट्स है वो कल देर रात से हमने देखे वो पूरी की गई है। और कुछ ऐसे भी एरियाज है जो अभी अनहिट है, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिनों में कुछ और एरियाज जो है इसका शिकार हो सकते हैं, कुछ एरियाज में और पानी आ सकता है, क्योंकि लेवल जो है आने वाले 1 या 2 दिन में और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो तेज बारिशें हुई और जो कल से भी लगातार बारिशें कश्मीर घाटी में हो रही है उससे कहीं ना कहीं लेवल और ज्यादा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सोपोर और स्पेशली बारामूला के लिए चिंता बन सकती है। और वही मौसम विभाग का भी मानना है कि 11 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में बारिशें जो है वो देखने को मिल सकती नासिर, है। हम देखिए व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 दिन पहले की ये बात, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की थी, तो वो स्थानीय जो एक शख्स था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, रोष में दिख रहा था, क्योंकि एक तरफ बाढ़ का ये पूरा खतरा है, सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका है, और ऐसे में नाराज़गी उसकी जो है वो साफ तौर से उसके चेहरे से, उसके शब्दों से झलक रही थी। तो व्यवस्थाएं बिल्कुल भी शायद नहीं थी, और यही नाराजगी लेकर के वो पहुंचा था मुख्यमंत्री के पास में। अब ऐसे में आगे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, इन लोगों को राहत देने के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या राहत पैकेज का भी कोई जो है अभी जिक्र सामने आया है कि इतना अमाउंट, इतनी फंडिंग जो है वो की जाएगी जो बाढ़ प्रभावित है? और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ की सरकार जो है जम्मू कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस की सरकार, उनकी तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमने कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखी जिनकी बेटियों की शादी थी, जिनका सारा सामान जो है उसमें बह गया। उसका आक्रोश जो है हमें पामपोर में देखने को मिला, जब लोगों ने बिल्कुल कहा क्या हमने वोट गलत पार्टी को दिया, अभी तक हमारे पास कोई एमएलए नहीं आया, यानी कि उनके पास जो है पानी की बोतल भी 24 घंटे नहीं पहुंची थी। यूं ही हमने रिपोर्ट किया, उसके बाद शाम को ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पे पहुंचे और तमाम तरह अरेंजमेंट जो है उसके बाद की गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीजें बाकी है। चाहे सोपोर की अगर हम बात करें, पामपोर की बात करें, स्पेशली पुलवामा की बात करें, जहाँ पे लोगों के पेड़ या सेब के बगीचे जो है वो चले गए, उनके पेड़ जो है पानी बिल्कुल में बह नासिर, गए। यानी उसके साथ बहुत पामपोर में बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, खासतौर से जो आजीविका का साधन है वो एक तरह से बर्बाद हो चुका है, और जो किसान है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात करते जम्मू कश्मीर के। एक बार फिर से लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत। जम्मू में जो खेड़ी गांव है वहां पर भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो भारी भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तबाही मची हुई है। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, और ऐसे में देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लैंडस्लाइड, पूरे इलाके में दहशत, और ऐसे में देखिए जम्मू के खेड़ी गांव में भूस्खलन से तबाही मची हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ना केवल जम्मू कश्मीर, हमने आपको उत्तराखंड की भी तस्वीर दिखाई थी एक बार फिर से, वहां पर भी देखिए भूस्खलन की तस्वीर सामने आई थी। यानी जिस तरह से हम आपको बताएं कि बारिश भले ही अभी नहीं हो रही है, मौसम विभाग ने इसको लेकर के ये कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है 12 तारीख के बाद जो है थोड़ी
संभावना हो कि बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी से पहले दे रहे थे कि देखिए पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि अगर बरसात ना भी हो तो सूखते हैं, यानी कि मिट्टी सूखती है, वहां पर बालू सूखने लगते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि भूस्खलन की तस्वीर तब भी निकल करके सामने आती है, क्योंकि सूखने के बाद दरारें और उसके बाद भरभरा करके ये पहाड़ या उसका हिस्सा जो है वो गिर जाता है, मलबे में तब्दील होकर के सड़कों पे आ जाता है। और अब वैसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और देखिए कि भूस्खलन के बाद लोगों में एक दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से डरा देने वाली ये सारी तस्वीरें हैं। लोगों के चेहरे पर जो है इसको लेकर के एक शिकन है कि आखिरकार क्या होगा। बरसात तो यहाँ पर थोड़ी थम जरूर गई है, जलस्तर थोड़ा थोड़ा जो है वो कम हो रहा है, लेकिन लगातार भूस्खलन की तस्वीरें, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसकी वजह से जो है पूरा का पूरा गांव जो है मलबे में तब्दील हो गया। लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग अभी भी इसी से जो है अभी अछूते हैं, यानी कि उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं रोजमर्रा की। तो रोजमर्रा की अगर चीजें नहीं पहुंच पा रही है तो अब समझिए कि कितनी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो तमाम परेशानी लोगों के बीच यहाँ पर बनी हुई है और अब उन्हें इसी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर मनसा देवी मंदिर के पास भी भूस्खलन हुआ है। भीमगौड़ा रेलवे ट्रैक पर गिरा भारी मलबा, देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। कुछ दिन पहले भी इसी पहाड़ का हिस्सा गिरा था। और ये बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। मानसा देवी मंदिर के पास भूस्खलन, भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर ये भारी मलबा गिरा। और देखिए देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरह से ठप। कुछ दिन पहले ही इसी पहाड़ का हिस्सा गिरा था। तो ये देखिए लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन यहाँ पर चीजें हो रही हैं और इस वजह से जो है स्थिति अभी भयावह जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, और हालात जिस तरह से यहाँ पर खराब हो चले हैं, लोग परेशान हो गए क्योंकि रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। और रेल मार्ग अगर प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है कि जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा गिर गया है। देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग था ये, जो कि पूरी तरह से अब ठप है और इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। कुछ दिन पहले भी इसी पहाड़ का हिस्सा गिरा था, तो यानी कि अब भूस्खलन की जो खबरें हैं वो भी चिंता पैदा कर रही हैं। मनसा देवी मंदिर के पास ये भूस्खलन हुआ और काफी तादाद में लोग मनसा देवी पहुंचते हैं। ऐसे में फिलहाल इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय के लिए इस यात्रा को रोका जाएगा जब तक कि यहाँ पर काम पूरा नहीं हो जाता। भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर ये भारी मलबा गिरा है जिसे हटाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। यानी इस रूट से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर वो देरी से चलेंगी। फिलहाल देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरह से ठप है। कुछ दिन पहले भी इसी पहाड़ का हिस्सा गिरा था, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है और ये बरकरार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है और इस वजह से जो है अभी रेल मार्ग भी पूरी तरह से ठप है। तो समझिए इस बात को कि आप हवाई मार्ग से जा नहीं सकते, मौसम आपका साथ नहीं दे रहा है। वहीं इसी मौसम की मार की वजह से देखिए किस तरह से मलबा यानी कि पहाड़ दरक रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं और इस वजह से देखिए रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। तो स्थिति अभी बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, चैलेंजिंग है। संभवतः जो है इन सबको दुरुस्त करने में या फिर ज़िंदगी को पूरी तरह से पटरी में लाने में वक्त लगेगा। पहाड़ का यही से यानी कि ये जो पहाड़ है जिसका हिस्सा ये गिरा है, इससे पहले भी इसी पहाड़ का हिस्सा गिरा था। और ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे प्रदीप यदुवंशी का हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? रेल मार्ग है बाधित है, ठप पड़ा हुआ है सब कुछ, कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? मलबा कब तक हटा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वहां पर इस समय टीमें जो लगी हुई हैं, लगातार मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी लगता है कि आज से 24 घंटे तक ये जो रेल मार्ग है ये बाधित रहेगा। लगातार बारिश के कारण रात में ही अचानक से इतनी जोर से पूरा रेलवे ट्रैक जो है पहाड़ दरक गया, जिसके कारण से पूरा रेलवे मार्ग जो है पूरी तरीके से बाधित हो गया है। फिलहाल जो है मौके पर जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और मलबे को हटाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और ऐसे में कितनी जो रूट्स हैं ट्रेन के वो प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कब तक ये जो मार्ग है दुरुस्त कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर रूट की बात करें तो लगभग ऋषिकेश के ये मुख्य मार्ग है जो रेलवे ट्रैक है, और ऋषिकेश के लिए कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर कहा जाए
कब तक कर लिया जाएगा, तो इसके लिए लगातार जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रात से ही जब से मलबा गिरा है तब से टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने के लिए मौजूदा प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। जी जी और प्रदीप, यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ आकलन किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ऐसे में 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे यहाँ पर इस रेलवे ट्रैक को सही करने में। जी बिल्कुल, हमारे द्वारा जो बात की गई उसमें उन्होंने हमको 24 से 48 घंटे का बताया कि इतने देर के अंदर हम ये रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लेंगे और जो रेलवे का जो मार्ग है उसको खोल देंगे। बावजूद जो अभी स्थिति जो है वो हमको भी ऐसी ही लग रही है कि लगभग समय अभी इसमें लगेगा, क्योंकि और भी चट्टाने जो है वो भी दरकने की संभावनाएं उनकी बराबर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए। बिहार के राजगीर में एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में खेला गया। इस मैच में भारतीय हॉकी टीम ने 5 बार की विजेता कोरिया को 4-1 से हरा करके खिताब अपने नाम किया। ऐसे में देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है। भारत 8 साल बाद एशिया कप का चैंपियन बना और ऐसे में देखिए उसकी एशिया कप में चौथी खिताबी ये जीत है। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पूल चरण में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया ने लगातार देखिए 3 मुकाबले जीत करके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और नॉकआउट चरण की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो 29 अगस्त को भारत ने चीन को रोमांचक मुकाबले में 4-3 से मात दी और इसके बाद 31 अगस्त को जापान के खिलाफ कड़े संघर्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने 3-2 से जीत दर्ज की है। वहीं 1 सितंबर को कजाकिस्तान पर टीम इंडिया ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 15-0 से एक तरफा जीत हासिल की थी।